हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है जी प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा चल रहा है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए और उन चैप्टर्स के नाम जो है डिमांड कर लिया हमने, यूटिलिटी कर लिया, सप्लाई कर लिया, डिमांड इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी, और इसके अलावा हमने कॉस्ट कर लिया। अब रिसेंटली हम आए हैं प्रोडक्शन पे। तो गाइस, प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस समथिंग। बीइंग एन प्रोड्यूसर, बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, जब अपन कोई भी चीज़ क्रिएट कर देते हैं वो चीज़ हमारी क्या बन जाती है? प्रोडक्शन बन जाती है। मोर और लेस अगर मैं बात करूं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना, तो वो प्रोडक्शन है। जैसे चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, इसका एक परफेक्ट अगर रेशो डाला जाए, है ना, बॉयल वाटर, तो चाय बन जाती है। दूध चीनी के साथ चावल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ डाले जाएं तो भैया खीर बन जाती है। मतलब कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। सो इकोनॉमिक्स में हम आते हैं, क्या है ये? इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को रन करने के लिए अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। सो प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हर वो चीज़ जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे वो हमारा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कोई भी चीज़। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? अ पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, ही जस्ट इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी सही है। ये माना गया है कि आदमी खुद कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, वो तो एक्चुअली क्या है, उसकी यूटिलिटी को चेंज कर देता है, यानी कि यूटिलिटी को इंक्रीज करता है, एनहेंस करता है। एक लकड़ी है, लकड़ी का पेड़ है, और उससे हम जब सोफा बनाते हैं तो लकड़ी हमने प्रोड्यूस करी? नहीं। हमने कील प्रोड्यूस करी? नहीं। हमने फेविकॉल, हमने तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा। सब चीज़ अवेलेबल थी, बस हमने उसका सही रेशियो यूज़ कर लिया और हमारे पास सोफा बन के आ गया। एक पेड़ बाहर कटा हुआ रखा है, उसको अपन घर में नहीं लाएंगे, लेकिन उसी पेड़ से अगर घर में, अगर मान लो डबल बेड है, डाइनिंग टेबल है, स्टडी टेबल है, सोफ़ा सेट है, व्हाटएवर, वुडन मेड कुछ भी आइटम अगर मान लो है जो हमारे घर में यूज़ आता है, तो उसको अपन घर ले आते हैं। तो यही प्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोफेसर लेले के अनुसार अ प्रोसेस, एनी प्रोसेस विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज नोन एज प्रोडक्शन। तो ये भी मैं आपको बता ही चुका। कोई भी चीज़ जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करे, जैसे गेहूं एक रॉ मटेरियल है और गेहूं से रोटी बनती है, चपाती जिसको अपन कहते हैं, वो हमारा फिनिश गुड है। ब्रेड मैदे से बनता है और मैदा आता है गेहूं से, तो अगेन जो वीट है वो इसके लिए रॉ मटेरियल है और जो ब्रेड है वो फिनिश गुड है। लेकिन ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि हु इज़ यूजिंग एंड व्हाट। कैसे? थोड़ा आगे चलने से पहले मैं आपको यही बड़ी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो एक फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर का जो इनपुट है वो सीड्स है और फार्मर का जो आउटपुट है वो वीट है, ठीक है। अब कोई फ्लोर मिल है, वो वीट उसके लिए इनपुट का काम करेगा और जो फ्लोर है यानी आटा, वो उसके लिए आउटपुट का काम करेगा। अब ये बेकरी है, बेकरी के लिए फ्लोर, आटा या मैदा उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, और मान लो बर्गर है, पाव है, या फिर मान लो आप पिज़्ज़ा बेस है, ये इसके लिए आउटपुट का काम करेगा। वहीं पर ही एक डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, उनके लिए यही बर्गर जो अपन ने बनाया है एज एन ब्रेड की फॉर्म में, पाव
और पिज़्ज़ा बेस, ये सारा उसके लिए एज ए रॉ मटेरियल है। और इसमें टॉपिंग वॉपिंग, चीज़, डिफरेंट टाइप की सॉस, है ना, मेयोनीज एंड ऑल वगैरह सब चीज़ एक एड ऑन करके रॉ मटेरियल बन के फिनिश गुड बनता है बर्गर या फिर मान लो पिज़्ज़ा। समझ आया कुछ? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो आइटम मेरे लिए बीइंग इन प्रोड्यूसर आउटपुट है, वो किसी और प्रोड्यूसर के लिए इनपुट बन सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आते हैं एज पर प्रोफेसर लैरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इनपुट से आउटपुट में, वही उसका क्या है? प्रोडक्शन है। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, इट डिपेंड्स। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्रिएशन, यानी कि हमारे पास यूटिलिटी क्रिएट कैसे करते हैं। आपने कहा ना सर किसी चीज़ की यूटिलिटी आप बढ़ा दो तो आपका काम हो जाएगा। सो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन यूटिलिटी, किसी भी चीज़ की फॉर्म चेंज कर दो। फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं? सर वुड है, लकड़ी, उससे अगर अपन फर्नीचर बना देते हैं तो इसकी फॉर्म चेंज हो गई, हमारा काम हो गया। प्लेस, अगर किसी की प्लेस चेंज कर दो तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाए। जैसे जो समुद्र होते हैं, सी, वहाँ पर सैंड होती है ना, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं बजरी। अभी ना वहाँ पर कोई काम की नहीं है, लेकिन अगर हम मान लो एमपी, यूपी, राजस्थान, वॉटेवर जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर वो हमारी बजरी का काम करता है। तो वहाँ पर बजरी की बहुत वैल्यू। बनास आपने सुना भी होगा, कंस्ट्रक्शन में सबसे टॉप लेवल पर यूज़ होती है, तो वो यही है। टाइम यूटिलिटी, किसी चीज़ को टाइम दे दो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। अक्सर आपने सुना होगा शराब, शराब की खासियत क्या है कि वो जितनी पुरानी उतनी अच्छी। अचार, अचार की भी सेम खासियत है, अचार जितना पुराना उतना अच्छा। तो इनको राइस, चावल के साथ भी सेम है कि जितना पुराना चावल उतना अच्छा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि टाइम यूटिलिटी, तो जितना हम लोग टाइम देंगे उतनी उसकी यूटिलिटी जो है एड ऑन होती है। राइट यूटिलिटी, किसी चीज़ पर राइट, ये स्पेक्स हैं, इस पर मेरा राइट है, और अगर ये किसी एक ऐसे आदमी के पास चला जाए जिसको एक्चुअल में स्पेक्स की नीड ही नहीं है, तो उसके लिए कोई काम का ही नहीं है। बुक्स की बात कर लेते हैं। बीइंग एन स्टूडेंट, बुक्स की बहुत वैल्यू है, और अगर मान लो जो बुक्स है वो एक शॉपकीपर के पास है, कोई वैल्यू नहीं। कबाड़ी के पास बुक की वैल्यू कोई नहीं है। सो अपन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, राइट। तो किसी चीज़ का जब राइट चेंज हो जाता है उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। तो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो चीज़ समझनी पड़ेगी। हर वो चीज़, एनीथिंग विच इज़ हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन इज नॉन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट्स, आउटपुट, इनपुट जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट जितने भी कहते हैं इसको अपन एक्चुअल में कहते हैं प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। जितने भी इनपुट हैं उनको हम कहेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी आउटपुट है उनको हम कहेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है इसमें, वो चीज़ समझो। कहानी के ट्विस्ट इसमें ये है कि भाई फैक्टर और प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसा माना गया है, ऐसा ज्यूम किया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्स यानी पी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यानी कि फंक्शन मतलब किस किस चीज़ के साथ। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इन सभी के साथ जो है उसका फंक्शन होता है। अब इन सभी की डिटेल, क्योंकि अगर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब हम 12th के बेस की बात करते हैं तो उसमें इतना ये बस यहीं तक आता है, इसके बाद की नहीं आती। लेकिन आजकल MCQs आते हैं तो कई बार आ जाता है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है MCQ बेस पर बन जाते हैं, तो वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। सो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास लैंड। तो लैंड की बात करते हैं। लैंड क्या है? इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर का एक अपने आप में फ्री गिफ्ट है। इन इकोनॉमिक्स
land does not stand for geographical only, it means a free gift of nature like water, wind, sunlight, etc. आज के सेशन से पहले दुनिया के किसी भी आदमी को अगर आप कहेंगे भाई मैंने लैंड खरीदी है, तो मतलब अच्छा ज़मीन खरीदी है। आज के सेशन के बाद किसी इकोनॉमिक्स वाले को कहेंगे मैंने लैंड खरीदी है, तो मतलब पानी भी लैंड का पार्ट होता है, विंड भी लैंड का ही पार्ट है, सनलाइट भी लैंड का पार्ट है, और लैंड तो लैंड। सो एक चीज़ हमने पढ़ी थी और हम आपको भी बता देते हैं, गवर्नमेंट इज द ऑनर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज की ऑनर है। एक चीज़ क्लियर है? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लैंड अपने आप में फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो नेचर की हर चीज़ हमारे लिए फ्री है। हम सांस लेते हैं, हम कौन सा पैसा दे रहे हैं? हम सूरज की रोशनी लेते हैं, हम कौन सा पैसा दे रहे हैं? इवन हम जो है कहीं जा रहे हैं रास्ते में, हम कौन सा पैसा दे रहे हैं? तो हर वो चीज़ जो नेचर की है फ्री गिफ्ट है, वो हमारा लैंड के अंदर पार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। तो जियोग्राफिकली मतलब नहीं है, हर वो चीज़ जो फ्री है वो हमारी लैंड है। सो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज। तो आप खुद सोचो, क्या लैंड की सप्लाई को आप बढ़ा सकते हो? सपोज करो ये लैंड इतनी एरिया में है, गवर्नमेंट की है, किसी की भी, नेचर की है, आप इसको बढ़ा ही नहीं सकते। सो लैंड की इलास्टिसिटी हमेशा जीरो, ये पूछ लेता कई बार, द इलास्टिसिटी ऑफ लैंड इज, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ जीरो। बहुत काम की चीज़ है कि लैंड का इलास्टिसिटी हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। दूसरा, क्या लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है? हाँ, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लैंड की अवेलेबिलिटी तो भैया लिमिटेड है, जितनी है उतनी है, आप बढ़ा नहीं सकते। अगर किसी घर में एक बच्चा है, एक बच्चा और करना, एक और हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी इस पूरे ब्रह्मांड में 1,00,000 किलोमीटर अगर लैंड है, वो 1,00,000 ही रहेगी, ना 99 होएगी ना 101 हो जाएगी, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सो लैंड इज फिक्स्ड इन नेचर एंड इट इज नॉट मूवेबल। हाँ, ये तो है ही। हमारा प्लॉट जयपुर में है, अब हम उसको उठा के अलवर तो नहीं ला सकते। हमारा प्लॉट अगर कलकत्ता में है तो कलकत्ता ही रहेगा, हम उसको मूव नहीं कर सकते। तो फिक्स है नेचर का, ये भी पता है। ठीक है। लैंड इज इनडिस्ट्रक्टेबल। हाँ, लैंड जो है डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि यार हमारी लैंड जो है बीमार हो गई, लैंड जो है गिर गई? ऐसा नहीं होता। लैंड को इंडिस्ट्रक्टेबल ऐसे कहा गया है, लैंड पर होने वाली चीज़ें डिस्ट्रक्टेबल है, लैंड जो है इंडिस्ट्रक्टेबल है। कैसे, हम बता देते हैं। अगर आपने लैंड पर घर बनाया है तो घर गिर सकता है। अगर आपने लैंड पर फसल बोई है तो फसल खराब हो सकती है, बंजर भूमि जिसको कहते हैं, लेकिन लैंड तो लैंड ही रहेगा। ठीक है। इंडिस्ट्रक्टेबल होता है लैंड, ये बहुत कम लोगों को पता है, तो ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन, सो इट इज़ डोमिनेंट बाय नेचर। तो लैंड में खुद कुछ प्रोड्यूस हो सकता है? नहीं। कहते हैं कि ज़मीन खुद कुछ भी पैदा नहीं कर सकती, उसमें अगर जो पैदा होगा वो जंगली जानवर, जंगली कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे, या जंगली पेड़ पौधे ही इकट्ठे हो सकते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लैंड से चाहिए तो आपको जनरेट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलते हैं आगे। सेकेंड है हमारे पास लेबर। लेबर, हर वो आदमी जो कोई काम कर रहा है, मैं, आप, कोई बंदा, कुक, है ना, कोई भी, वो लेबर है। सो लेबर के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो विदाउट लेबर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। एनी मेंटल और फिजिकल। तो ये भाई ये याद रखना, लेबर का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई पत्थर उठाना और फिर चलना ना। फिजिकली काम किया गया भी लेबर होता है और मेंटली काम किया गया भी लेबर होता है। एक टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो मेंटली है। एक वकील जब केस लड़ रहा है वो मेंटल स्टेट के बेस पर। एक डॉक्टर जब मान लो कंसल्ट कर रहा है तो मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई काम तो, मैनेजर है कोई बैंक का तो बैठा तो है ना, काम तो कर रहा है। सो ये सारे क्या हैं? मैनेजरियल है। ठीक है। और मेंटल बेस पर है। तो मेंटल और फिजिकल एनी काइंड ऑफ टास्क इज नॉन एज लेबर फॉर द पर्पज ऑफ मनी। ये और ध्यान रखना भाई, अगर मैंने किसी भंडारे में सेवाएं दी हैं अपनी, तो मैंने लेबर तो गिरी करी है, बट पर्पज मेरा पैसा नहीं था। मैंने किसी हॉस्पिटल में किसी एक चलते रहा फिर की वैसी हेल्प कर दी, तो वो लेबर नहीं मानी जाएगी।
हाँ, मैंने किसी चलते फिरते के रास्ते में हेल्प कर दी, लेकिन उससे हेल्प करने के 500 रुपये लिए, तो ये लेबर है, ये लेबर है भाई, है ना। सो लेबर का मतलब है कि कुछ भी काम मेंटली या फिजिकल फॉर द पर्पज ऑफ मनी, इट इज नॉन एज लेबर। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे जरूरी फैक्टर प्रोडक्शन का लेबर ही, बिना लेबर के कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेबर इज मूवेबल, ये कह रहा है लेबर इज मूवेबल। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ या ना, तो हाँ, अलवर की लेबर को दिल्ली ले जा सकते हो, दिल्ली के लेबर को कलकत्ता, कलकत्ता के लेबर को आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी ले जा सकते हो। लेबर इज मूवेबल। सो लेबर इज डिस्ट्रक्टेबल, हाँ। लैंड डिस्ट्रक्टेबल, नो। लेबर डिस्ट्रक्टेबल, यस। कैसे? मैं एक लेबर हूं, आज बारिश हो रही है, आज मैंने काम नहीं करा, मेरी लेबर खत्म, आज का दिन खत्म। कल कमाऊंगा, कल का कमाऊंगा भाई, आज का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वी हैव टू सेलेक्ट बिटवीन लेबर एंड कंफर्ट, ये भी सच है। लेबर जब घर से निकलता है तो उसको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, या तो आज वो काम करेगा या फिर आज वो आराम करेगा। काम या आराम के बीच में उसको कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है। काम करूंगा पैसा मिलेगा, आराम करूंगा पैसा नहीं मिलेगा। सो यस, दे हैव टू सेलेक्ट बिटवीन लेबर एंड कंफर्ट। द बार्गेनिंग ऑफ लेबर इज वेरी वीक। करेक्ट है भाई। कैसे वीक है? कि भाई लेबर सोचता है कि एक एसी को इंस्टॉल करने के 1000 रुपये लूंगा, ठीक है। उसी एरिया में 4 या 5 एसी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो दूसरे ने कहा, मतलब जिसके थ्रू वो कह रहा है 1000 रुपये लूंगा, तो बंदा कह रहा है ओ 800 में तो सोनू कर देगा। तो आप कहते ठीक है 800 दे दीजिए। किसी बंदे ने कहा अरे यार वो कंपनी तो 500 रुपये में कर रही, तो आप कहते ठीक है भाई 500 में कर देना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये द बार्गेनिंग ऑफ लेबर इज वेरी वीक। तो बार्गेनिंग वीक होती है, इसी का एम्प्लॉयर जो है बेनिफिट उठा जाता है लेबर में। सो आई होप लैंड क्लियर है, लेबर क्लियर है। अब आते हैं अपन कैपिटल पर। कैपिटल में क्या है? सो कैपिटल इज मैन मेड आइटम। ये देखिए पहली वाली दोनों चीज़ें जो है वो मैन मेड नहीं है, कैपिटल है मैन मेड आइटम, ठीक है। विच इज यूज टू अर्न मोर मनी। इसका मेनली यूज जो करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए करते हैं। एज पर प्रोफेसर मार्शल, एनी आइटम और एसेट विच इज यूज टू अर्न मोर मनी एक्सेप्ट फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, यानी कि जो नेचर का फ्री गिफ्ट है उसके अलावा हर वो चीज जो पैसा कमाने के काम आ जाती है उसको अपन क्या कहेंगे? कैपिटल। सो कैपिटल कौन सी होती है भैया? कैपिटल 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है सर? पहला होता है सर फिक्स कैपिटल, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ऐसी कैपिटल जो फिक्स रहे, नाम से ही क्लियर है। दूसरा होता है वेरिएबल कैपिटल, फिक्स और वेरिएबल, ध्यान रखना। और वेरिएबल को अपन वर्किंग कैपिटल कहते हैं और इसी को हम सर्कुलर कैपिटल कहते हैं, जो चलती रहती है। सो कैपिटल के कुछ फीचर्स है क्या? इट इज क्रिएटेड बाय मैन। हाँ, हमने ऊपर ही कहा था मैन मेड आइटम है भाई। कैपिटल इज मूवेबल। हाँ, आज मेरे अकाउंट में कल आपके अकाउंट में फोन पे कर दो, ये कैपिटल ही था। आपने मुझे 5 लाख दे दी, कैपिटल। इट प्रोवाइड इनकम। हाँ, हमने कहा ना कोई भी एक एसेट जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के अलावा है वो सारी चीज हमारी क्या है? कैपिटल का काम कर रही है। कैपिटल एंड प्रॉफिट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप। यस, द मोर कैपिटल यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस द मोर प्रॉफिट यू विल गेट। द लेस कैपिटल यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस द लेस प्रॉफिट यू विल गेट। एक छोटा सा सिगरेट पीने वाला एक खोखा है, उसका कैपिटल मान लो 10,000 रुपये, तो कमा भी वैसे ही रहा है। एक शोरूम है पिज़्ज़ा हट का, डोमिनोज का, या किसी मान लो ब्रांड का लाइक एडिडास का, या फिर मान लो कार का लाइक फरारी का, तो ऑब्वियसली जैसे शोरूम है, जैसा इनका पैसा है वैसे ही इनका प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो वैसा ही है। तो ये डिपेंड करता है। सो कैपिटल डिपेंड्स ऑन लेबर बिकॉज बिजनेस कैन बी इधर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो भाई ये 2 चीज़ें आई है अपने सामने और इनको अपन को समझना पड़ेगा कि क्या है भाई। ये काम की चीज़ इसलिए है कि इस दुनिया में बिजनेस है ना 2 तरह से होता है, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है, और या फिर वो लेबर इंटेंसिव होता है, या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, या फिर वो लेबर इंटेंसिव होता है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब बिजनेस के अंदर कैपिटल ज़्यादा यूज़ होएगी और लेबर कम यूज़ होएगी, और लेबर इंटेंसिव का मतलब बिजनेस के अंदर लेबर ज़्यादा यूज़ होएगी और कैपिटल कम यूज़ होएगी। सो ये आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो कैपिटल अगर इंटेंसिव है तो कैपिटल डिपेंड करेगी, ज़्यादा कैपिटल यूज़ होगी, और अगर लेबर इंटेंसिव तो कैपिटल कम यूज़ होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप 3 पॉइंट आपके क्लियर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है।
अब कैपिटल के रिगार्डिंग में ही अभी तक चीज़ें चल रही है, ह्यूमन कैपिटल और मैन मेड कैपिटल। एवरी पर्सन हैज सम नॉलेज, हर आदमी में कुछ नॉलेज होता है, कुछ टैलेंट होता है, बाय विच दे मेक प्रोडक्शन एन ईजी टास्क। मेरे को नॉलेज थी, मैंने ये फटाफट से काट दी, एक फर्नीचर की जो टेबल है उसको ओल शेप में काट दी। मेरे पास एक मशीन थी, नॉलेज, टैलेंट, जिसके थ्रू मैंने प्रोडक्शन क्या कर दिया, इजी कर दिया, दैट्स इट। सो कैपिटल क्रिएशन, अब कैपिटल का क्रिएशन मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन एज इन्वेस्टमेंट। जब आप कैपिटल को क्रिएट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटलाइज गुड्स लाइक मशीन, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। जब आप बिजनेस के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटलाइज गुड का, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कोई बिल्डिंग है, किसी भी चीज़ को जब यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल क्रिएशन का पार्ट बन जाता है। फिर हम बात करते हैं, अब देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आपका हाई है, सोचिए इन्वेस्टमेंट अगर हाई है तो प्रोडक्शन कैसा होगा, हाई होगा। प्रोडक्शन अगर हाई है तो हमारी इनकम हाई होएगी, और इनकम अगर हाई है तो सेविंग हाई होगा, और सेविंग हाई होएगी तो फिर से प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सो ये एक साइकिल चलता रहता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट इनकम ज़्यादा होगी, सेविंग बनेगी, और सेविंग जब बनेगी फिर से अपन उसको री इन्वेस्ट करने की, इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको आई होप याद रहेगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर है हमारा टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है गाइस, वो चीज़ समझ लीजिए। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की बारे में प्रोफेसर शूमपीटर ने बताया था, तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है एंटरप्रेन्योरशिप किसने बताया था, प्रोफेसर शूमपीटर ने। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, द प्रोसेस हु टेक द रिसोर्सेज इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिस्क बियर की, यानी जो बंदा रिस्क बियर करता है वो हमारा कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि एक्चुअल में हम बात करें ऑनरी एंटरप्रेन्योर होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर शूमपीटर वेयर ही हैज टू स्टार्ट सम इनोवेटिव आइडियाज एंड क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज एंड गेन ईदर प्रॉफिट और लॉस। सो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही क्या है कि इनोवेटिव आइडियाज या क्रिएटिव आइडियाज क्रिएट कर देना जिससे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक एंटरप्रेन्योर की है। सो शूमपीटर कहते हैं एक बिजनेस और एंटरप्रेन्योर में, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या होता है वो चीज़ समझो। मेरे पास में एक किराने की दुकान है, ठीक है, पिछले 10 साल से चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो वो एक बिजनेसमैन है, ही इज़ नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे पास में एक और बिजनेस है, किराने की दुकान वाला ही है, वो क्या करता है, मार्केट से दालें खरीदता है, साफ़ करवाता है, फिर उसको पैकिंग करता है और 100 रुपये किलो की दाल को 200 रुपये किलो में बेचता है। सो वो क्या है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। न्यू स्किल्स, इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव बिजनेस आइडिया, तो जो चीज़ लोगों को अच्छी लगे, जैसे आजकल जोमेटो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का ही तो आइडिया है। ओला, उबर, ये सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, किसके हैं, एंटरप्रेन्योर्स के, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, अब ये नया टॉपिक आ गया गाइस, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रोडक्शन फंक्शन को समझ लीजिए कि एनी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, पी एक्स और ओ एक्स। पी एक्स बोले तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स और ओ एक्स बोले तो आउटपुट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारा हमने आपको बता ही दिया था। और टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दो होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है जी फिक्स्ड और एक होता है हमारे पास वेरिएबल। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। आप फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को आप समझ लीजिए यहीं पर ही, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर का मतलब है हमारे पास दोज फैक्टर विच रिमेन सेम वेदर प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज नॉन एज फिक्स्ड। यानी कि चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे, हमारे फिक्स्ड ही रहेंगे। जैसे रेंट, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे कौन से फैक्टर हैं, ये हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं। दोज फैक्टर विच वेरी, वेरी बोले तो चेंज, एज पर प्रोडक्शन आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर्स, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो ये हमारे वेरिएबल
फैक्टर्स हैं। नाम से ही क्लियर है मेरे भाई, प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो फैक्टर बढ़े नहीं तो फिक्स फैक्टर, प्रोडक्शन बढ़े जो फैक्टर बढ़े वो वेरिएबल, प्रोडक्शन बढ़े घटे और जो फैक्टर घटे तो वो भी वेरिएबल है, यानी कि जो चेंज हो जाए वो वेरिएबल, जो नहीं हो वो फिक्स्ड। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन की अजम्पशंस क्या क्या है। तो भैया पहली अजम्पशन है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू टाइम फैक्टर, यानी कि ये टाइम फैक्टर से रिलेटेड है। इसका मतलब टाइम से है, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, क्योंकि बहुत मैटर करता है, ठीक है। टेक्निक शुड बी कांस्टेंट, यानी टेक्निक में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे, अदरवाइज हमको दिक्कत आ सकती है। इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि ये हमको एक मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी के बारे में बताएगा, एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी क्या है और एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब कि जैसे अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है तो मैं उसका हाईएस्ट यूनिट बता के चलूँ कि भाई 1 किलो आटे से 100 पूरियाँ निकल सकती है, अब वो पूरी 90 भी हो सकती है, 100 तो हमने हाईएस्ट लेके चला है तो ये मैक्सिमम पॉसिबल है। एक्चुअल 90 जो आई तो उसकी एक्चुअल है, तो एक्चुअल में चेंज हो सकता है। इट शोज द फिजिकल वैल्यू नॉट द मॉनेटरी वैल्यू, ये भी काम का है। फिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू का क्यों बताया है कि भैया प्रोडक्शन के अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि मैंने 10 किलो जनरेट करना है या 5 किलो जनरेट करना है, ये चीज़ आपको बताएंगे, ना कि तो 10 रुपये का या 5 रुपये का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन हमेशा क्वांटिटी में होता है, किलो में, टन में, क्विंटल्स में, इस तरह से, ठीक है। सो ये काम की चीज़ है, फिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी। इट इज़ शॉर्ट टर्म, इन दी शॉर्ट टर्म आएगा ये इट इज नहीं, इन दी शॉर्ट टर्म एटलीस्ट वन फैक्टर शुड बी वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड। तो ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, किसमें, शॉर्ट टर्म में। और इन द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये कईयों को कन्फ्यूजन होती है, जब एक फैक्टर मिनिमम, हमने यहाँ पर कहा है देखो एटलीस्ट, इस वर्ड की बड़ी वैल्यू है, एटलीस्ट वन फैक्टर इज वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स्ड भी हो जाए तब भी उसको शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्केल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन को और क्या कहते हैं भैया, रिटर्न टू फैक्टर। ये ध्यान रखना नाम में, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। जब पूरी स्केल को ही चेंज कर दिया, कब होगा, जब सब चीज़ चेंज हो जाएगी। तो यानी कि जब सभी चीज़ वेरिएबल है तो लॉन्ग टर्म है, जब कुछ वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है, यानी कि रेशो चल रहा है, तो प्रोपोर्शन मतलब रेशो है ना, प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये चीज़ कही जाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर रहेगी, ठीक है गाइज। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन ये हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और हमें बताएं भी हम कैसा बता रहे हैं। आपको कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है, रिटर्न टू अ फैक्टर। It is the period when firm start production by keeping few factor fixed and few variable, यानी कुछ को हम फिक्स रखेंगे और कुछ को हम वेरिएबल रखेंगे। रेशियो बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, क्योंकि यार एक बात बताओ, कोई भी फिक्स फैक्टर मान लेते हैं, ये फिक्स फैक्टर है और ये वेरिएबल फैक्टर है, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5। अब इनका रेशियो हर बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि फिक्स ही है, वेरिएबल चेंज है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर जो इनके रेशियो हर बार चेंज होते हैं ना, इसी वजह से ही हम इनको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर ही हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि भैया ये कहानी चल क्या रही है। तो क्योंकि इनके रेशियो चेंज हुए इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखो क्या कहानी है,
हमको एक साइड में भी आपके साथ के साथ बना के चलना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर टीपी एक बार बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर गिरती है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक होती है एमपी, ये इस तरह से, और एक होती है भैया एपी, टीपी एमपी एपी, ये इस तरह से ही बनता है। सो यही बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पहला तो जब एमपी जहाँ पर हाईएस्ट होता है, ये पॉइंट पर हाईएस्ट है ना, तो इसको कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आप ध्यान रखें। एमपी जब हाईएस्ट है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा, टीपी जब गिरना शुरू हुआ वहां तक एमपी 0 था। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत बना हुआ, एक्चुअल में यही सही है कि टीपी इस तरह से होता है। एमपी जब 0 होता है तभी टीपी हाईएस्ट होता है, ठीक है। तीसरा, जब एमपी और एपी इक्वल होते हैं वो स्टेज 1 हो जाती है। यानी कि ये देखो, ये जहाँ पर एमपी और एपी इक्वल हो गए, ये मेरी पहली स्टेज। जब तक एमपी मेरा 0 था, ये मेरी स्टेज 2, और जब एमपी के बाद में चलती है स्टेज 3। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्टेज 1 की अगर बात करेंगे हम, स्टेज 1 को हमको लेना पड़ेगा इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। ये रिटर्न जो होते हैं हमारे किसके अकॉर्डिंग होते हैं? एमपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायग्राम में एमपी के अकॉर्डिंग होते हैं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। जब एमपी 0 था तो टीपी हाईएस्ट था, हमने आपको बताया। हालांकि इस ग्राफ में थोड़ा सा क्या है कि हम ये 3D बनाते हैं, थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमको कुछ पॉइंट आए, एमपी जब 0 है तो चेक करो टीपी हाईएस्ट है, हाँ है। जब एमपी देखो नेगेटिव हुआ था तो टीपी गिरना शुरू हो गया था, है ना। एमपी जब हाईएस्ट है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करें, तो ये तीनों पॉइंट हमने आपको बताए भी थे अभी, ठीक है। फर्स्ट स्टेज एंड कब होएगी? जब एमपी इज इक्वल टू एपी होगा। फर्स्ट स्टेज का एंड तब होगा जब एमपी इज इक्वल टू एपी होगा। सेकेंड स्टेज का एंड कब होगा? जब एमपी इज इक्वल टू 0 होगा। ये अभी हमने आपको बताया, उस टाइम टीपी हमारा हाईएस्ट होता है। रेशियो, रैशनल पर्सन ऑलवेज वर्क इन द सेकेंड स्टेज। ये कई बार पूछा जाता है, एक रैशनल आदमी जो है, नॉर्मल आदमी कौन सी स्टेज में काम करता है? तो याद रखना वो हमेशा सेकेंड स्टेज में काम करेगा। दी वेरिएबल फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल और सेम, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो हमारे कंप्लीटली आइडेंटिकल रहेंगे और सेम रहेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ गाइज, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपका टीपी है, ये आपका एपी है, ये आपका एमपी है, और ये समझिए एक ये 2, ये आपकी फर्स्ट स्टेज, ये आपकी सेकंड स्टेज, ये आपकी थर्ड स्टेज, और ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इससे बेटर नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई सा भी पॉइंट पढ़ना आपके सारे समझ आएगा। द वेरिएबल फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल और सेम, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक वेरिएबल फैक्टर जैसा है, अगर वो अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होना चाहिए, तीसरा भी अच्छा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस की वजह से रेशियोज में चेंज आए और उसका इम्पैक्ट ये है कि नहीं तो ये तो ऐसा था। यानी पहला लेबर अगर मान लो तंदुरुस्त है तो दूसरा लेबर मरा हुआ नहीं होना चाहिए, दूसरा लेबर भी तंदुरुस्त होना चाहिए, तीसरा भी तंदुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। फिक्स फैक्टर शुड बी इनडिविजिबल, यानी कि जो हमने फिक्स फैक्टर यूज करें वो कंप्लीटली इनडिविजिबल होने चाहिए, उनको कोई भी हम पार्ट में नहीं बांट पाए। तो ये भी है कि हमने फिलहाल तो इतना यूज करा, आगे चल के और चेंज कर दे तो फिर से चेंजेस हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। एमपी इनिशियली इंक्रीज देन डिक्रीज एंड नेगेटिव। देखो एमपी, यहाँ पर एमपी के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये एमपी पहले इंक्रीज देन डिक्रीज देन नेगेटिव, यही लिखा है। टीपी इनिशियली इंक्रीज देन कांस्टेंट और देन डिक्रीज। टीपी के साथ चलो, टीपी इनिशियली इंक्रीज देन कांस्टेंट देन डिक्रीज, तो यही हुआ है, हाँ यही हुआ है। तो आई होप आपके सभी पॉइंट्स क्लियर रहे होंगे यहाँ से। और
लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।